Hello friends, today I am trying to simplify the process of hair loss with a very simple language. जनरली किसी पर्सन के पूरे दिन में 50 से 100 बाल झड़ते हैं तो वो नॉर्मल होता है, बट हाँ, अगर इससे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, स्काल्प विजिबल हो रहा है, देन हैज टू बी वरीड। तो चलो आज कॉजेज ऑफ हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। डोंट वरी, इट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, लेट्स एक्सप्लेन। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है, जो मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसकी बाय प्रोडक्ट होती है डीएचटी, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। वो हेयर फॉलिकल्स पे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है और हेयर फॉलिकल में जो ब्लड वेसल्स होती है, स्टेम सेल होते हैं, उस पे वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं, उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे हेयर थिनिंग होता है, हेयर फॉलिकल श्रिंक होता है और परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जनरली मेल में हेयर लॉस पैटर्न स्टार्ट होती है क्राउन एरिया से और फ्रंटल एरिया से। Same thing happens in a female also. It's called female pattern baldness because of aging and hormonal changes. Next one is a alopecia areata. Let's explain about it. Alopecia areata, उसमें हमारी खुद की ही इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो हेयर फॉलिकल्स को फॉरेन बॉडी समझ के उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है और हेयर थिनिंग होता है और पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर जगह पे हेयर फॉल देखने को मिलता है लाइक दिस। इसको बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। नेक्स्ट वन इज टेलोजन इफ्यूरियम। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, कोई नियर डियर की डेथ हुई है या कुछ लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में सीवियर स्ट्रेस लेवल में कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉलिकल एकदम रेस्टिंग फेज में आ जाता है और उन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हेयर ग्रोथ सीज हो जाता है। बट हाँ, कोर्टिसोल लेवल नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो धीरे धीरे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हेयर ग्रोथ सीज हो जाता है, उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है। फीमेल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है लाइक थायराइडिज्म, तो उसमें भी हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अफेक्ट होती है। सेकंड वन पीसीओडी। पीसीओडी भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसमें भी हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। मेनोपॉज में भी हार्मोनल चेंजेस होता है। एंड द पोस्टपार्टम, जो आफ्टर प्रेगनेंसी सीवियर हेयर लॉस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं उन लोगों में भी हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल की कंप्लेन बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन होता है, प्लस उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो भी स्काल्प में पेनेट्रेट होता है और हेयर फॉलिकल्स पे वो अफेक्ट करते हैं, तो उन लोगों में भी हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी को स्काल्प का फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वो फंगस होते हैं, वो पर्टिकुलरली हेयर फॉलिकल्स पे इफेक्ट करते हैं, हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करते हैं और धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स डेथ हो जाते हैं। बट हाँ, उसमें हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल होते हैं, तो जैसे ही इन्फेक्शन खत्म होता है तो हम फिर से वहां पे नया हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, वो भी एक टेम्पररी प्रोसेस है, इट्स टेम्पररी कंडीशन है, वो रिवर्सिबल है और ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन डैंड्रफ भी उसकी वजह से ही होता है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मेन कोज है हेयर फॉल का। अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते हो, ऑर्गेनिक खाना नहीं खाते हो, तो डेफिनेटली वो आपके स्काल्प पे अफेक्ट करेगा, हेयर फॉलिकल्स पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स को अगर अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वो हेयर ग्रोथ होना लिटरली पॉसिबल नहीं। हार्ड वाटर, जो सबसे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम है वो है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की वजह से भी हेयर फॉल ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है और हेयर फॉलिकल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता।